गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। इतिहास का एक चैप्टर है आधुनिक भारत, मिडेवल इंडिया। आधुनिक भारत, देखिए सबसे पहले हमारे सामने दिक्कत ही आती है कि जब इतिहास एक सब्जेक्ट है तो इसको पार्टों में बांटने की दिक्कत कहाँ आई। चलो कोई बात नहीं, इसको डिवाइडेशन कर दिया गया, परिवर्तन आते गए। अब अपने को पढ़ना है आधुनिक भारत, यानी ये समय है 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1757 प्लासी का युद्ध। यानी यहाँ से हमें क्या होगा कि आधुनिकता के लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी 1757 के बाद भारत के अंदर एक प्रकार से पूर्ण हस्तक्षेप कर लेगी ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटेन एक प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। और जब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज आएगा, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज आ जाएगा, उसी समय अपन क्या करेंगे, यहाँ से आधुनिक भारत की बात करते हैं। देखिए अगर बात करें आधुनिक भारत की तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं पीछे छिपी हुई है। इतिहास को समझना पड़ेगा। समझेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप इसकी तय में जाओ, पीछे चले जाओ, तब आपके समझ में आएगा। जैसे वर्तमान में जो ये घटनाएं घट रही है, इसकी जड़ें कहाँ है? जड़ें इसकी अतीत में है। जैसे आपको मैं एक चैप्टर बताता हूँ कि 1939 से 1945 दुनिया के इतिहास में क्या लड़ा गया था। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था? सेकेंड विश्व युद्ध लड़ा गया था। 1939 से 1945 और 1914 से 1918 के मध्य दुनिया के इतिहास में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। दुनिया के इतिहास में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसमें पहला 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 1945। मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ हिस्ट्री की, ताकि आप लोगों की एक बार रुचि पैदा हो जाए। आप जब ये वीडियो देखें तो आपके मन में जिज्ञासा बने भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या क्या घटनाएं। आपने अभी थोड़े दिन पहले ईरान के अंदर सुलेमानी वाली घटना सुनी होगी, इराक वाली घटना सुनी होगी। इराक के अंदर जो सद्दाम हुसैन था, शासक था वहाँ का, अमेरिका ने उसको फांसी लटका दिया गया था। ये इसकी जड़ देखिए कहाँ है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था कि आपको शायद पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय मतलब ये जो युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य, यहाँ पर इस समय रॉकेट या अंतर्धन इंजन नहीं आए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1910 के अंतर्गत, यानी 1910 के लमसम विश्व के अंदर अंतर्दहन इंजन, यानी वे इंजन जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, बनने शुरू हो गए। क्योंकि इस समय अनेकों प्रकार के आविष्कार हो रहे थे। इससे पहले जो इंजन थे वो जेम्स वाट वाले थे, भाप वाले। जेम्स वाट भाप के इंजन थे। और उस समय आपको पता होगा कि 1908 के अंदर 1908 में विश्व में पहली बार तेल की खोज हुई। देखिए आपको इसकी जड़ें पता चलेगी। 1908 में पहली बार विश्व के अंदर जब तेल की खोज हुई, तेल की जब खोज हुई तब पूरा विश्व उस समय अचंभित हुआ कि तेल के जो मेजर भंडार है, यानी मुख्य जो भंडार है, वो पूर्व के देशों में निकले। यानी पूर्व के देशों की अगर अपन बात करें तो इसके मेजर भंडार ईरान, इराक एंड सऊदी अरब। देखना गौर से, अगर आपके ये चैप्टर समझ में आएगा तो वास्तव में आपकी हिस्ट्री के प्रति एक रुचि जागृत होगी। क्या कर रहे थे अपन? यानी 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस समय अंतर्दहन इंजनों का इतना उपयोग नहीं किया गया। रॉकेटें जो ये डिफ्यूज जितने भी मिसाइल वगैरह हैं, उनका उपयोग नहीं हुआ था। और आपको तो पता होगा कि 1939 से 1945, यानी 1945 वाला जो सेकंड विश्व
युद्ध था उसका तो खात्मा ही परमाणु बमों से होता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 बम गिरवाए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो 1908 में जब तेल के भंडार खोजे गए तो सबसे मेजर भंडार की अगर अपन बात करें तो वो कहाँ निकल गए, इन 3 देशों में निकल गए। अब पूरा का पूरे पश्चिमी देश वो सकते में आ गए। जैसे उस समय क्या हुआ, अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था। अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, उसके बाद इंग्लैंड, ये क्या कर रहे थे, ये अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड ये शक्तियों को बढ़ा रहे थे, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, इन देशों के पास क्या मेजर, तो जो मुख्य आविष्कार करता था वो तो यही देश थे। अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, अनेकों प्रकार के एरोप्लेन बना रहा था, हवाई जहाज बना रहा था, रॉकेट बना रहा था, मिसाइलें बना रहा था, जो किससे चल रही थी, पेट्रोल से चल रही थी। आज के समय के अंदर आप देखिए कि हमें पेट्रोल की कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है। और उस समय क्या हुआ, नए नए आविष्कार हुए, लेकिन दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत ये आई कि उनके यहाँ पर तो कुछ निकला ही नहीं। मेजर भंडार 3 देशों के पास निकल के आ गए। अब इनके क्या हुआ, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये जो देश थे, इन्होंने क्या किया, अब दिक्कत यहाँ आई कि ये जो देश थे ये विकसित देश थे उस समय, और इनके पास टेक्नोलॉजी थी, रिफाइनरियाँ थी, लेकिन इन देशों के पास ये तेल शोधन करने वाले यंत्र नहीं थे। अब क्या हुआ, सबसे पहले ईरान पहुँच गया इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड ने अपनी कंपनी ईरान में लगा दी। इराक में घुस गया जर्मनी, और सऊदी अरब के अंदर आ गया अमेरिका। देखिए गौर करने वाली बात है, यहाँ से आपकी जो ये जड़ें हैं, ईरान इराक क्यों लड़ता है, ईरान और अमेरिका क्यों लड़ता है, सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों लटकाया गया, इसके कारण कुछ न कुछ हमें जानने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें हिस्ट्री, आज वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं अतीत के साथ है। अगर अतीत में कुछ घटनाएं नहीं घटी होती तो शायद ये हमें आज तक नहीं देखने को मिलते। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ईरान, इंग्लैंड, इराक, जर्मनी और सऊदी अरबिया में कौन आ गया, अमेरिका आ गया। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय आविष्कार तो बहुत हो रहे थे, आविष्कार तो दिन भर हो रहे थे, लेकिन उनका प्रैक्टिकल किससे करें, तेल से करें, लेकिन तेल है नहीं। और आपको पता होगा कि जिस व्यक्ति के पास अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, अगर वो मार्केट में नहीं पहुंचेगी, यानी मार्केट में जिस चीज़ की कमी आएगी तो उसका भाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कीमत कब बढ़ेगी, जब वस्तु में क्या आएगी, कमी आएगी, तभी तो मांग बढ़ेगी ना। मांग कैसे बढ़ेगी, सपोज करिए ये तीनों जो विश्व शक्तियाँ थी, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, ये शक्तियाँ आपस में सहमति बनाने लग गई कि कल को अगर ये 3 जो देश हैं इन्होंने अगर तेल की आपूर्ति बंद कर दी तो विश्व स्तर पर तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये अपनी अपनी रिफाइनरियाँ लेकर, अपनी अपनी कंपनियाँ लेकर इन देशों में घुस गए। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या बन गया, अब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेल को इकट्ठा करना, क्योंकि ये जानते थे कि अगर तेल की जिस दिन कमी हो जाएगी तेल की मांग उस दिन बढ़ जाएगी। तो ये क्या करते, यहाँ पर रिफाइनरी लगाते और रिफाइनरी लगाने के बाद ये जो मदर कंट्री हुआ करती थी, मदरलैंड हुआ करती थी, इनको ये बहुत कम मात्रा में पैसा देते थे, बहुत कम मात्रा में पैसा देते थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले ईरान के अंदर, ईरान में क्या हुआ, देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के अंदर क्या हुआ, मोसादेक की सरकार थी, मोसादेक की सरकार थी। इस मोसादेक की सरकार ने क्या किया, ईरान के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश जो रिफाइनरी थी, उसका क्या करते हैं, सार्वजनिकरण कर दिया गया। यानी क्या हुआ, ईरान के अंदर देखिए अब फसाद निकल कर आएगा। ईरान के अंदर मोसादेक की सरकार ने ब्रिटिश जो रिफाइनरी थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी, उसका सार्वजनिकरण कर दिया गया। जब इस कंपनी का सार्वजनिकरण किया गया
तो ये दोनों देश घबरा गए। जर्मनी घबरा गया, अमेरिका घबरा गया। इसने सोचा कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। अगर आज ईरान में ऐसा हो सकता है तो कल को हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। यानी इराक, जर्मनी भी ये सोचने लग गया कि इराक भी कहीं न कहीं गड़बड़ कर सकता है। अमेरिका ये समझने लग गया कि जो घटना ईरान में हुई है वो घटना सऊदी अरब में भी हो सकती है, और अगर इस प्रकार से ये घटना घटती रही तो एक दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं क्या होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब क्या हुआ, अमेरिका ने एंट्री मारी, अमेरिका आया। अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर ये मोसादे की जो सरकार थी, इस मोसादे की सरकार को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। और यहाँ पर अमेरिका की एक सरकार थी, पिट्ठू सरकार बोल सकते हो आप उसको, राजा साहब पहलवी, राजा साहब पहलवी को यहाँ का सुल्तान बनाया गया। देखिए ईरान के अंदर मोसादे की सरकार ने ब्रिटिश कंपनी का सार्वजनिकरण कर दिया गया, जिसके कारण अमेरिका आया। अपने डर के कारण उसने क्या किया, मोसादे की सरकार को गिरा दिया गया और उसकी जगह अपनी पिट्ठू सरकार राजा साहब पहलवी को क्या कर दिया गया, वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, उसी समय आप एक ईरान का ही व्यक्ति था जिसका नाम था आयतुल्ला खुमैनी। आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी, ये आयतुल्ला खुमैनी जो था ये एक निर्वासित जीवन जी रहा था कहीं दूसरी ओर, और इसको आप उल्मा बोल सकते हो, यानी मुसलमानों का ये एक प्रकार से गुरु था उल्मा। ये निर्वासित जीवन जी रहा था। इसने क्या किया कि राजा साहब पहलवी जो था इसको निर्वासित कर दिया गया, हटा दिया गया, और आयतुल्ला खुमैनी खुद क्या बन गया, ईरान का राजा बन गया। ईरान का क्या बन गया, राजा बन गया। और राजा बनते ही इसने क्या किया कि ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास था। ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास था। देखिए ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास था। ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास के अंदर लगभग 66 व्यक्ति थे। इन 66 व्यक्तियों की क्या हो जाती है, हत्या करवा देता है। यानी आयतुल्ला खुमैनी ने क्या किया, ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास में आग लगवा दी, और उस आग के अंदर कितने व्यक्ति मारे गए, 66 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए, 66। और अमेरिका इससे बड़ा चिंतित हुआ। आप देखते होंगे कि वर्तमान में बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक इनके मध्य हर बार खींचतान चली रहती है। कभी लड़ाई तक की नौबत आ जाती है, कभी कुछ, क्योंकि इसकी जड़ें कहाँ हैं, यहीं पर है। मैंने यही तो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वर्तमान को जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अतीत में जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान की सारी जड़ें कहाँ हैं, वहीं हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान में अगर आप सीधा एग्जाम क्वेश्चन हम आए दिन अखबार के अंदर पढ़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, बराक ओबामा ने ये किया, ईरान की सरकार को गिरा दिया गया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया, सऊदी अरब ने तेल सौदा कंपनी के साथ ट्राई अप जो था वो बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं यहाँ से घटित हुई थी। ये 66 लोगों का बदला, इन 66 लोगों का अपमान आज तक नहीं बोल रहा है अमेरिका। यही घटना आपको एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि विश्व इतिहास के अंदर लगभग 3 संधियाँ हुई थी, और उन 3 संधियों ने संपूर्ण विश्व को झंझोर किया था। देखिए पहली मैं आपको एक संधि बताता हूँ, महान हुसैन एग्रीमेंट। महान हुसैन एग्रीमेंट। देखिए क्या हुआ, ये तीनों घटनाएं अपने साथ जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि पूरे विश्व के ऊपर लगभग पूरे विश्व के ऊपर एक छत्र राज किया था इंग्लैंड ने। अब क्या हुआ, इंग्लैंड की नीति हमेशा से क्या थी, फूट डालो राज करो की नीति रही थी, और इस नीति को आपने भारत में भी पढ़ा होगा। यानी
इंग्लैंड क्या करता कि अनेकों प्रकार की संधियाँ बनाता, अनेक देशों को आपस में लड़वा देता और अपना हित साध लेता था। महान हुसैन एग्रीमेंट क्या था? महान हुसैन एग्रीमेंट के तहत आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। गौर से सुनना मेरी बात। महान हुसैन एग्रीमेंट आपके समझ में 1 मिनट में आ जाएगा यहीं पर बैठे बैठे। महान हुसैन एग्रीमेंट क्या था? और ये अक्सर जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि महान हुसैन एग्रीमेंट क्या है, महान हुसैन जो संधि थी वो क्या थी। गौर से देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों ने जब युद्ध लड़ा था तो इन धुरी राष्ट्रों की हेल्प की थी ऑटोमन साम्राज्य ने। ऑटोमन साम्राज्य ने। समझ में आया? अब आपको शायद पता होगा कि ऑटोमन साम्राज्य क्या है। ऑटोमन साम्राज्य में आपको बता देता हूँ कि ये क्षेत्र है, मान के चलो अरब क्षेत्र। कल मैंने पिछले वीडियो में एक बार आपको बताया भी था। ये अरब क्षेत्र, यहाँ पर कौन थे? शिया मुसलमान, यानी वे मुसलमान जो कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके खूनी रिश्ते को उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तो वो तो अरब में रह गए। इसके बाद मोहम्मद साहब के अनुयायियों द्वारा या मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं के द्वारा जो क्षेत्र बसाया गया, यानी जो क्षेत्र बसाया गया, जिस क्षेत्र में इसका इस्लाम धर्म का विस्तार किया गया, वो कहलाया ऑटोमन क्षेत्र। ऑटोमन क्षेत्र, समझ में आया? यानी ये अरब क्षेत्र, ये तो वो मुसलमान जो कि मोहम्मद साहब के वंशज थे और उन्हीं के कहने से चलते थे। जबकि ऑटोमन वाला क्षेत्र कौन सा? जो खलीफाओं के द्वारा, मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं के द्वारा जब उनका धर्मांतरण किया गया, अनेक क्षेत्रों को विजित करके वहाँ इस्लामीकरण किया गया, वो क्षेत्र था ऑटोमन क्षेत्र। अब देखिए बड़ी एक चाल, सोची समझी चाल किसकी? इंग्लैंड एंड फ्रांस की। एक तरफ इंग्लैंड और दूसरी तरफ फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया? एक जुट बनाया। इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या बनाया? एक जुट बनाया। उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं ओटोमन साम्राज्य जो है वो हमारे साथ दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि आपको ये बात याद होगी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था ओटोमन साम्राज्य ने, और मित्र राष्ट्रों में ये है ही, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ? अब ये ओटोमन साम्राज्य इंग्लैंड और फ्रांस का क्या बन गया था? एक प्रकार से इनेमी बन गया था, एक प्रकार से दुश्मन बन गया था। अब दुश्मन बन गया तो अब इसको अलग रास्ते से हटाना है। क्यों हटाना है? देखिए, अगर अपन इस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप की रचना करते हैं तो इस क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में आने के लिए, यानी यूरोप महाद्वीप से अगर अपन एशिया महाद्वीप में आएंगे तो बीच में कौन आएगा? ऑटोमन क्षेत्र आएगा। ऑटोमन क्षेत्र आएगा तो इन दोनों को एक डर सता रहा था कि अगर कल को अगर कुछ होता है या कुछ अनहोनी होती है तो ओटोमन साम्राज्य हमारे साथ दिक्कत पैदा कर सकता है। कहाँ जाने पर? मध्य एशिया के साथ जुड़ने पर। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो यहाँ पर भारत और ये क्षेत्र ओटोमन तुर्कों वाला, अगर यूरोप के लोग यानी इंग्लैंड फ्रांस के लोग अगर भारत आएंगे तो बीच में कौन आ गया? ओटोमन तुर्क आ गए। तो इनको डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं अगर अपन इस क्षेत्र पर अगर अपना अधिकार नहीं होता है, ओटोमन साम्राज्य हमारे साथ नहीं मिलता है, तो ये कल को हमारे साथ व्यापार में भी दिक्कत कर सकता है, भारत से हमारा मार्ग अवरुद्ध कर सकता है, ये भारत के साथ मिल सकता है। क्योंकि भारत को इंग्लैंड वाले अपना गुड ऑर्नामेंट्स मानते थे, बहुत सुंदर गहना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था इंग्लैंड वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड को सारी सुविधाएं मिली थी, यानी भारत के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो उनको मिल नहीं रही थी, सबकी सब सुविधाएं उनको मिल रही थी। इसी कारण वो भारत को किसी भी सूरत पर नहीं खोना चाहते थे इंग्लैंड वाले। अब क्या हुआ देखिए, इनकी चाल देखिए आप। कहते हैं ना कि अगर भारतीय राजा आपस में नहीं लड़ते तो शायद
इंग्लैंड की सत्ता भारत में इतने दिन नहीं रहती। हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़े। हम लोगों ने क्या किया, आपस में लड़े तो शक्ति कमज़ोर हुई और इसी शक्ति का फ़ायदा उठाया किसने, बाहरी शक्तियों ने। इतिहास साक्षी है, 7वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, यानी आज तक हम लोग भी लूट रहे हैं। इसका कारण देखिए, अब क्या हुआ, इंग्लैंड एंड फ्रांस ने चले गए अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र में जाकर यहाँ का एक शासक था हुसैन। गौर से देखिए, शासक का क्या नाम, हुसैन, और हुसैन का बेटा था फैसल। देखिए, इंग्लैंड एंड फ्रांस ओटोमन साम्राज्य को दरकिनार करने के लिए, दूर करने के लिए किसके पास चले गए, हुसैन के पास चले गए। और हुसैन के पास जाकर बोले कि जब मोहम्मद साहब के वंशज आप हो तो फिर ओटोमन जो लोग हैं वो होते कौन है, आपके धर्म का स्थायीकरण करने वाले, आपके धार्मिक गुरु बनने वाले। जब उन्होंने इस प्रकार की बात की तो इन दोनों के मध्य क्या हो गया, मतभेद हो गया। और उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दो, यानी इंग्लैंड और फ्रांस ने कहा कि आप लोग हमारा साथ दो, आप लोग जब हमारा साथ दोगे तो हम ओटोमन क्षेत्र वाला ये जो क्षेत्र है वो आप लोगों को दे देंगे। आप लोगों को जब दे देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप लोगों का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप लोगों को हो जाएगा तो यहाँ का जो राजा बनेगा, यहाँ का जो खलीफा बनेगा, जो गुरु बनेगा, वो कोई और नहीं, आपका बेटा कौन बनेगा, फैसल बनेगा। और इसी के लालच में आकर बताते हैं कि हुसैन ने इनकी सहायता देने का प्रॉमिस किया। लेकिन बाद में जब सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस समय अरब के कितने टुकड़े कर दिए गए, 7 टुकड़े कर दिए गए। तब जाकर हुसैन को बड़ा दुख हुआ कि इनकी कूटनीति के नीति के सामने तो बड़े बड़े योद्धा भी फेल हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने ये मेरा जो वीडियो है देखा, अगर फिर भी इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत लगे, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसको लाइक करना। और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।